वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे फंक्शन रिंग ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन और रिंग ऑफ ऑल फंक्शन से रिलेटेड। एक मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक रिंग होती है z ऑफ i विच इज़ डिफाइंड एज a प्लस आयोटा b वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू z। सो आई आस्क्ड यू टू फाइंड द यूनिट ऑफ दिस रिंग। आई होप आपने ट्राई करा होगा। अगर आप बाय डेफिनेशन से जाओगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें सोच सकते हो, अदरवाइज इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ टेक्निक टू फाइंड द यूनिट ऑफ सच टाइप ऑफ रिंग्स। पहले देखते हैं कि ये रिंग आपकी बनती कैसे है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक स्ट्रक्चर बना के दिया था, लेट डी बी एन स्क्वायर फ्री नंबर और स्क्वायर फ्री इंटीजर so that you can take your d to be negative also. So this d is an square free integer. Define q of root d. It is defined as a plus root d b where a comma b belongs to rational. मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये q root d है इसकी डेफिनेशन यही q बनती है। This is called the smallest field of rationals containing the root d element. For a particular example, if you choose your d value is -1, then you can define q iota, which is the collection of all a plus iota b elements where a comma b is from rational. You can verify this forms a field. Every non-zero element of this field, every non-zero element of this set is a unit. You can verify. And अगर आपने field theory थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने q iota, q root 2, q root 3, q root 5 ये सब आप अच्छे से पढ़ के आए हो। अगर फील्ड थ्योरी पढ़ी है तो, नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस डिटेल में करेंगे। ये तो कर ही रहे हैं। अगर फील्ड थ्योरी इस टॉपिक के पैरेलल चली तो आप उसको भी बहुत अच्छे से सीखोगे। वो भी इजी टॉपिक है बट बहुत कॉन्सेप्चुअली है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्यू रूट डी। इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, जेड ऑफ रूट डी। दिस इज डिफाइंड एज a plus root 2 root d b where a comma b belongs to z. You can verify this structure is the subring of this structure. This is field and this is a subring, this is a ring and this is an different structure and this is a subring of this ring. You can verify this is an easy property. But I want to introduce a bigger class of ring, or you can say a complicated class of ring which looks like this or which looks similarly like this. Let us define z of 1 minus root d by 2. 1 second. ठीक है, इसको करते हैं 1 प्लस रूट डी बाई 2 वेयर डी इज एन स्क्वायर फ्री इंटीजर वेदर दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म अ रिंग और नॉट. सो लेट अस वेरीफाई द डेफिनेशन इज अकॉर्डिंगली a प्लस p टाइम्स 1 प्लस रूट डी बाई 2 वेयर a कॉमा b आर कमिंग फ्रॉम इंटीजर. अगर आप एडिशन करोगे सो एडिशन इज क्लोजर, तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इट विल फॉर्म द अबेलियन ग्रुप. एसोसिएटिविटी विल होल्ड गुड, एसोसिएटिविटी में प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज द क्लोजर विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन. सो वेदर दिस इज अ सेमी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और नॉट, दैट इज यू हैव टू वेरीफाई. एसोसिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक बार क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मैं इसके कोई भी दो एलिमेंट पिक करता हूँ, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके अंदर आना चाहिए. लेट अल्फा बराबर a प्लस बी 1 प्लस रूट डी बाई 2, बीटा इज इक्वल टू c प्लस डी 1 प्लस रूट डी बाई 2. बी एनी टू आर्बिट्री मेंबर ऑफ दिस सेट. व्हाट अबाउट अल्फा बीटा? अगर आप अल्फा बीटा निकालोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं. a का c के साथ करोगे तो ac प्लस a का d के साथ करोगे तो ad टाइम्स दिस एंड b का इसके साथ करोगे तो bc टाइम्स दिस. सो आई एम राइटिंग ad प्लस bc टाइम्स 1 प्लस रूट डी बाई 2
एंड इस बी का इस सेक्शन का इस सेक्शन के साथ करोगे, सो आई विल बी हैविंग बी टाइम्स डी एंड सो 1 प्लस रूट डी का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सो आई विल बी हैविंग 1 प्लस डी प्लस 2 रूट डी अपॉन 4. I will have this structure. But observe, this element is not a member of this set because this is a plus b times this element. But यहाँ पर आपके पास ये element extra है. देखते हैं. This alpha beta is same as AC plus AD plus BC. अगर आप इसको देखें तो 1 plus 2 root D है. अगर मैं 1 ऐड करूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, so plus 1 minus 1. But 1 plus 1 will become 2, so I can write 2 plus, or this 2 plus d plus root 2d, 2 root d minus 1. Now take d minus 1 separately and 2 plus 2 root d in one pair. तो 2 plus 2 root d में से 2 कॉमन आएगा तो 1 plus root d by 2 बन जाएगा, तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा. So plus के bd 1 plus root d by 2 and plus bd of, I will be having d minus 1 by 4. So you can observe this alpha beta element till here, this is inside of this structure, but this element is creating problem. अगर मैं किसी तरीके से इसको 0 बना दूँ, then I am done. Let me take a particular case when d is 1 mod 4. This is a particular case when I am choosing my d to be 1 mod 4. This is only for defining this structure, and this is slightly a bigger class of structure than this and more complicated than this. So अगर मैं ये apply करूँ d is congruent to 1 mod 4, then this element is going to be 0 element because this d minus 1 is divisible by 4. So this d minus 1 by 4 will behave like 0 element. So this is a 0 element. So now this alpha beta is inside this z 1 plus root d by 2 provided your d is congruent to 1 mod 4. So to define this z to be an integer, this structure to be a ring, I should have d is congruent to 1 mod 4. Now it is well defined. So closure property is defined provided d is congruent to 1 mod 4. Hence this forms a subring if d is congruent to 1 mod 4. चलिए ये चीज़ें नोट कीजिए, इसको और डिटेल में समझते हैं. When d is congruent to 1 mod 4, the structure z of 1 plus root d by 4, d by 2 is a ring. This forms ring with respect to simple addition and multiplication, which is also called ordinary addition and ordinary multiplication. So this forms ring provided d is congruent to 1 mod 4. Otherwise, this structure need not to form a group, need not to form a ring. So you can take your d value to be 1, 5, 9 you cannot take because 9 is not square free. You can take 17, you can take 21 and so on. Also you can take your d to be negative. आप d को नेगेटिव भी पिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए. यू कैन नॉट चूज योर d to be -1, otherwise this congruence relation will not be hold. So you cannot take your d to be -1. You can take your d to be -3. अब इसमें 4 सब्ट्रैक्ट करते जाइए, -7, -11 एंड सो ऑन. इसको रिमूव कर देते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. सो दिस वैल्यूज ऑफ डी यू कैन टेक इन दिस रिंग. चलिए एक स्पेशल क्लास ऑफ रिंग डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड द रिंग ऑफ इंटीजर्स. This O notation is defined as also defined as Q of Q root
D also defined as z of omega, where this z of omega is defined as a plus omega b, where omega is where a comma b are coming from z, and this omega is defined as square root of d, where d is congruent to either 2 or 3 mod 4, and 1 plus root d by 2 whenever d is congruent to 1 mod 4. इस टाइप के क्वेश्चन आपको CSR नेट में नहीं मिलेंगे, गेट में नहीं मिलेंगे. चांसेस है कि CMI वगैरह में कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, या TIFR में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है क्वेश्चंस की. बट अभी तक जो रिंग थ्योरी है वो आप कह सकते हैं कि रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा थोड़ा इजी पूछा जाता है TIFR एग्जाम में, अदर देन एनालिसिस. एनालिसिस वहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल का पूछा जाता है. सो दिस O इज कॉल्ड द रिंग ऑफ इंटीजर्स. एंड गॉस ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, एंड गॉस ने अगर d की वैल्यू आप -1 लोगे, सो -1 विल बी इन दिस रीजन, क्योंकि ये -1 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4. -1 को आप यहाँ पिक नहीं कर सकते, तो -1 यहाँ पर वैल्यू ले सकते हो. अब जैसे ही -1 लोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस आयोटा b. देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द गॉसियन रिंग. तो गॉस ने d की वैल्यू -1 पिक करी थी, दैट इज वाई दिस रिंग इज कॉल्ड द गॉसियन रिंग व्हेन योर ओमेगा वैल्यू इज आयोटा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बन के आई थी. दिस ओमेगा इज डिफाइंड इन दिस वे, एंड दिस whole quantity is well defined. You can verify this O forms a ring with respect to ordinary addition and ordinary multiplication. In this case, I have seen when you take this, then it is well defined, and when you take root d, then it is just the subring of q root of d. So that is easier case. That was little bit complicated than this case. चलिए और चीज़ें डिफाइन करते हैं. एक फंक्शन डिफाइन करते हैं n, which is defined from q root d to q. So I am taking the element of q root d and I am sending to the elements of q. तो आपको कहीं ना कहीं से root d टाइप के एलिमेंट रिमूव करने पड़ेंगे. I am sending some element alpha which is of the form a plus root db, where a and b are coming from rational, is defined as a plus root d times b. अगर जो लोग सिर्फ नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहे तो इस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ये चीज़ें आपको जब यूक्लिडियन डोमेन में डिफाइन करूँगा वहाँ पर कुछ चीज़ों में हेल्प करेंगी. सो दिस इज a प्लस रूट डी बी a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बी. आप इसको कॉन्जुगेट मत बोलिएगा, ज़रूरी नहीं कि आपका जो ये रूट डी है ये हमेशा इमेजिनरी पार्ट देके जाए. अगर आप डी को पॉजिटिव पिक करेंगे सो इट विल नॉट गिव यू द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड. सो उसकी ज़रूरत नहीं कि आप हमेशा इसको कॉन्जुगेट पे मैप करें. सो आई एम डिफाइनिंग इन सच अ वे दिस n ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी रूट डी बी इज डिफाइंड एज a प्लस रूट डी बी a माइनस रूट डी बी, एंड इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस d टाइम्स b स्क्वायर. नाउ दिस इज इनसाइड रैशनल बिकॉज दिस d is a square free integer, so this is an integer, this is rational, so subtraction of two rational is again a rational. So this is well defined, and this n is called the field norm. This is called the field norm, and we will see why this n function is an important function. This n function is a multiplicative function. Multiplicative means n of alpha beta is equal to n of alpha n of beta. This you can verify easily, or I can verify for you. This n of alpha beta is equal to n alpha into n beta. So n of alpha beta, let me take alpha to be say a plus root d times b, and this beta is c plus root d times small d. इट इज़ इक्विवेलेंट टू n ऑफ, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी प्लस यहाँ से आएगा रूट डी इंटू रूट डी, तो यहाँ से डी बी डी. सो दिस इज डी
बी डी प्लस, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यहाँ से बनेगा रूट डी कॉमन. So this element is a member of this. Now I can use the mapping. This is sending to AC plus DBD plus AD plus BC times root D, or it is sending to A square minus this. So this is minus, this is square, and this becomes D. So this is sending to this. And अगर आप इसको ओपन करेंगे, so I will be having a square c square plus d square b square d square plus 2acd bd minus, from here I will be having a square d square d minus b square c square d minus 2ad bc capital D. So this term will get cancelled out, and from here अगर आप इसको ओपन करेंगे, so you will be getting the same quantity. So this is just a 2 or 3 line calculation. This you can do. This is an easy work. इसको ओपन करोगे, अल्फा का मतलब a प्लस रूट डी बी एंड बीटा का मतलब c प्लस रूट डी इंटू स्मॉल डी. तो उसको भी करोगे तो आपके पास सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा. चलिए, that means this n function is a multiplicative function. It is satisfying n of alpha beta is equal to n alpha beta, n alpha n beta. This is true for every alpha beta inside q root d. ये चीज समझ में आ रही है? चलिए, let's verify some extra thing. As I am defining from q root d, you can define for this structure also. अगर मैं कोई भी एक अल्फा एलिमेंट पिक करता हूँ, दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस रूट डी टाइम्स b, सो इट इज गोइंग टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d. सो दिस इज स्ट्रक्चर व्हेन योर d इज congruent to either 2 or 3 mod 4 and d is an square free integer. So you can observe, if I am taking this alpha from this o, then this is an integer value. So you can see this is an integer value provided this alpha is inside O, and whenever your d is 2,3 mod 4, then it will be n of a plus 1 plus root d by 2 times b. I can take, so I can define in similar manner. So it will be n of a plus b by 2 plus root d by 2 times b. I will be having this. So it is nothing but a plus b by 2 का whole square plus और minus b square root d का square d by 4. I will be having this structure. Now this is nothing but a square प्लस ए बी एंड बी स्क्वायर बाय 4 आएगा, और बी स्क्वायर बाय 4 कॉमन लोगे, सो प्लस के बी स्क्वायर बाय 4 इज कॉमन, 1 माइनस डी बाय 4. आई विल हैव दिस वन. नाउ इफ आई impose one condition, that is d is congruent to 1 mod 4, this is when d is congruent to 1 mod 4, then this element will become an integer. In the first I have told by mistake this will become 0, but this will not become 0, this will become an integer valued, because 1 minus d is divisible by 4. So this 1 minus d is some integer multiple of 4, so it will be an integer quantity. So that was defined there. So अब वहाँ पर ठीक कर लेना जहाँ पर मैंने आपको ये डिफाइन करा था, z of 1 plus root d by 4 d by 2. जब ये लिया था तो मैंने वहाँ पर गलती से बोल दिया था कि this is an 0, but this is not 0, this is just an integer. तो वहाँ पर उसको करेक्ट कर लेना. दिस इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. नाउ ऑब्जर्व, इफ d is 1 mod 4 congruent to 1 mod 4, then this is an integer quantity. b and a and ab are integer provided your alpha is from O. So I can say in both the cases my n of alpha is integer provided this O, provided this alpha is coming from O. So let me write again.
this n of alpha, which is same as, it is going to a square minus db square when d is congruent to 1 mod 4, 2 comma 3 mod 4, and it is going to a square plus ab minus plus b square 1 minus d by 4 whenever d is congruent to 1 mod 4. And this n of alpha belongs to z if alpha belongs to your O. अगर आपका अल्फा इंटीजर रिंग में से आ रहा है, then this n alpha is always an integer. So what is the use of this quantity? N of alpha is an integer. Now let us use this. ये चीजें नोट करिए आप. Now we are dealing with this ring, this O, which is a plus b omega, where a comma b are coming from z. अगर मैं n of alpha की वैल्यू 1 या -1 लूँ, where alpha is any arbitrary member of O, so what can you say? Suppose n of alpha is equal to 1 or -1. So n of alpha is going to say a plus root db. I am taking for a plus root db. You can work with a plus 1 plus root d by 2 into b also. So I am in the case when d is congruent to 2 or 3 mod 4. A minus root d times b is equal to 1 or -1 or simply plus -1. This you can see. Suppose this value is plus -1. What can you say about this element? Can it be a unit? अगर आपका n alpha 1 और -1 में से कुछ हुआ, then this element is going to be this element is definitely going to be a unit. This will force a plus root d times b is a unit. And what is the multiplicative inverse of this? Multiplicative inverse of this will be either this or minus of this. So I can say a plus root d times b का जो inverse होगा, this will be plus minus of a minus root d times b. So this is an important property or one of the most important property of this norm field. So a plus root db का जो multiplicative inverse है, that will be either plus of this or minus of this. So this is one of the most important property. What about the converse part? अगर अल्फा कोई भी यूनिट एलिमेंट हुआ तो क्या n of alpha plus -1 होगा? So from here you imply if this is true, then you are saying this alpha is a unit because its multiplicative inverse exists. Now let us verify in the converse way. Let alpha belongs to u of O. That means units of this ring. This will imply there must exist some non-zero element beta inside O such that alpha beta value is 1. Now I can take the function n both side. So taking n function n of alpha beta, it will be n of 1. But n of 1 is defined in such a manner, it is going to see n of a plus root d times b, it is going to a square minus d b square. So here your n of 1, so a value is 1, root d value is, you can take arbitrarily, but b value is 0. So it will go to 1 square. So it will go to 1. And I know that this n function is a multiplicative function. So this is same as n alpha, n beta. Now from here I can see this alpha will go to, or this n of alpha, n of beta is equal to 1. And we know that whenever your alpha from O, then this norm field is always an integer valued. So this is integer, this is integer. So product of two integer is going to be 1. Then it will definitely force n of alpha belongs to either 1 or -1. Otherwise it is not possible.
क्योंकि अगर आपने इनके अलावा कोई भी नंबर लिया, सो दिस इज एन इंटीजर वैल्यू, इट विल नेवर गिव यू द 1. So it is like you are operating two elements inside integer and you are getting 1. So you are using the property of units of integer. So here you are getting your n alpha is either 1 or minus 1. So converse is also true. So this is the most important property of today's lecture. N of alpha is plus minus 1 if and only if alpha is a unit of O, which is defined as a plus b omega, such that a comma b are from integer and omega as defined as earlier. So you can define your omega square root of d whenever d is congruent to either 2 or 3 mod 4, and 1 plus root d by 2 whenever d is congruent to 1 mod 4. Now can we find the unit of Gaussian ring? Of course we can find. If I choose my d to be minus 1, then I can get the units directly from here. अगर आप बाय डेफिनेशन से जाओगे तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एलिमेंट्स को फाइंड करने में, बट यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी. सो लेट मी डिफाइन अ पर्टिकुलर केस when your d is minus 1. So minus 1 will lie inside this region because minus 1 is congruent to 3 mod 4. So you are in this, so your w will be root d that is iota. So your ring will become Gaussian ring. This is a plus iota b, where a comma b belongs to z. So what are the units of this? So unit of this will be those elements for which the norm field value is either 1 or minus 1. Let alpha belongs to z of I be a unit. याद रखिएगा, जो आप a लिखते हैं और द लिखते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, तो आप जरूरी नहीं कि हमेशा द लिखेंगे और a लिखेंगे. आई एम टेकिंग अ बिकॉज आई डोंट नो वेदर आई विल गेट द यूनिट और योर at least 2 units. So I have to use the word a. So let alpha be the arbitrary unit of z of I, and I can always pick, because units of zi is always non-empty, because 1 is always a unity element and every unity is a unit. So I can pick any arbitrary element from units. So this alpha be a unit, so it will force me n of alpha is going to 1 or minus 1. So it will definitely force me, this n of alpha is going to, by definition, it is a square minus root d or db square, but d value is minus 1, so it will become plus 1. So a square plus b square is either 1 or minus 1. So what are the choices for your alpha so that this condition occur? This a is varying over z, this b is varying over z. So definitely one of them has to be 0. So you can choose your alpha to be either 1, minus 1 or iota or minus iota. Suppose your a is 0, then b is going to be either 1 or minus 1. So अगर आपका b 1 हुआ तो iota, b minus 1 हुआ तो minus iota. Suppose your b is 0 and you are having a square is equal to 1, then a will be either 1 or minus 1. You can take the case when a is minus 1 also. So your a will become minus iota or plus iota. Then you can deal with minus 1 also. But overall you are going to get your alpha values either 1 or minus 1 or iota or minus iota. Other than these 4 values you cannot get any other values for which this condition holds, where alpha is a plus iota b. So the Gaussian ring has precisely 4 units and this is the way. एंड ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आपको गॉसियन रिंग का मिला है. अगर आप d की वैल्यू चेंज करते जाओ, when d is square free number and you are choosing d to be such that d is congruent to 2 or 3 mod 4 or d is congruent to 1 mod 4, you can find in a similar manner. But you have to use this condition. Your n alpha is either 1 or minus 1. So your norm field should be either 1 or minus 1. So you can say this is one of the most efficient way to find the units of this O-ring. काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं इस O ring से रिलेट करने वाला हूँ. दिस इज कॉल्ड द रिंग ऑफ इंटीजर्स एंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस d विच इज minus 1 इज कॉल्ड द गॉसियन रिंग. चलिए एक चीज़ और डिफाइन करते हैं, बट दैट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर कोर्स. उसका प्रूफ हम लोग नहीं करने वाले हैं.
कुछ चीज़ें जो आपके स्कोप के बाहर होंगी उनको मैं डायरेक्टली बोल दूंगा। If D is -1, we saw the collection of all units of O. This O star denotes the units of O is 1, -1, iota and minus iota. If D is positive, this implies O star is always an infinite group. So this is, you just need to note only. We are not going to prove this because this thing is out of scope of your course. एग्जाम में कभी नहीं आएगी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड। से डी वैल्यू इज 2. So this 2 is congruent to 2 mod 4. So we will be in the first region. So our ring will be z of root 2, which is defined as a plus root 2b, where a comma b from integers. Let me pick one arbitrary, one simplest unit of this, other than unity element. You can observe 1 plus root 2. This is a unit, because for this, if you find the n of 1 plus root 2, it will go to 1 plus root 2, 1 minus root 2, that is 1 minus 2, that is minus 1. So for this, the norm field value is -1. So this element is definitely a unit, because we have proved n alpha is 1 or -1 if and only if alpha is a unit. So this 1 plus root 2 is a unit of this ring. What about 1 plus root 2 power n? You can verify this is always going to be a unit. इसको वेरीफाई कर सकते हो आप। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू को वेरी कराते रहना, आपके पास नए यूनिट्स बन जाएंगी। तो इसका जो यूनिट का कलेक्शन है वो इन्फिनिट है। अब ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी आसान है, बट अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ते तो यहाँ पर चीज़ें सोचना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता। तो ये नोट डाल सकते हो, whenever your D is positive, your O star is going to be an infinite group always. चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें डिफाइन करेंगे। कुछ होमवर्क देता हूँ मैं आपको, ट्राई करना उसको फाइंड करने के लिए। Like RB, we have not studied field in detail, but we have studied integral domain. Let R plus dot be a finite integral domain. Let R plus dot be any finite integral domain. Prove or disprove cardinality of R is divisible by two distinct primes. आप लोग जितने भी ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं मान सकता हूँ कि 80% लोगों को ये स्टेटमेंट याद होगा, बिकॉज यू नो दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन बिकम्स अ फील्ड एंड द कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड इज नेवर डिविजिबल बाय टू डिस्टिंक्ट प्राइम। बट ट्राई करना इसको प्रूव करने के लिए, हाउ टू प्रूव दिस। नेट के एग्जाम में शायद 2 बार और गेट के एग्जाम में भी 1 या 2 बार पूछा जा चुका है। ट्राई करना इसको प्रूव करने के लिए। ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज, दिस कैन नॉट बी डिसप्रूव बिकॉज द कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज नेवर डिविजिबल बाय 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स। इस टाइप की चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो वहाँ से पहले ट्राई कर लेना कि कुछ चीज़ें आप पढ़ लो, अदरवाइज मैं तो आपको सारी चीज़ें कराने ही वाला हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लो। कोई भी डाउट अभी रहने मत दो, अगर कोई डाउट रहेगा तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटर है कि सारी चीज़ें अभी क्लियर करते चलो, क्योंकि अभी रनिंग में चल रहे हो तो सारी चीज़ें आपके माइंड में है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।